संसद में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में करीब 45 मिनट का भाषण दिया। शाह ने इस दौरान एकता और अखंडता का मुद्दा उठाया। अब यहाँ कश्मीर का जिक्र तो लाजमी था, लेकिन शाह ने कच्छ तीवू का जिक्र भी किया और नेहरू के साथ साथ इंदिरा को भी घेर लिया। कहा कि कांग्रेस ये नहीं बताती कि कच्छ तीवू श्रीलंका को कैसे दिया गया। इस तरह 8 महीने बाद कच्छ तीवू एक बार फिर से चर्चा में आ गया। क्या वाकई कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर कच्छ तीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया? क्या भारत ये जमीन हार गया था, या यहाँ ऐतिहासिक घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का संदर्भ बदला जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं खबर गांव। यहाँ हम कच्छ तीवू से जुड़े सवालों के जवाब टटोलेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जब प्रचार चरम पर था, भारतीय जनता पार्टी अपनी ऊर्जा दक्षिण में लगा रही थी। द्रविड़ पॉलिटिक्स के दुर्ग तमिलनाडु में जगह बनाने के लिए पार्टी को एक नए मुद्दे की तलाश थी। 31 मार्च 2024 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्स प्रोफाइल से एक पोस्ट किया गया। उन्होंने लिखा कि हाल में सामने आए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे संवेदनहीन कांग्रेस ने कच्छ तीवू को दे दिया। इसने हर भारतीय को नाराज किया और लोगों के मन में ये बात और पक्की कर दी कि कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इस ट्वीट में जिस नए तथ्य की बात की गई वो एक आरटीआई से सामने आया था, जिससे कर्नाटक कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी और भाजपा के तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई की ओर से दाखिल किया गया था। इस आरटीआई के जवाब में 1974 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पाक स्ट्रेट के इलाके को श्रीलंका को सौंपने के फैसले पर कई जानकारी दी गई। आरटीआई में और क्या क्या कहा गया वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी समझ के लिए जरूरी है ये जानना कि इस कच्छ तीवू द्वीप की भौगोलिक स्थिति क्या है और इसका इतिहास क्या रहा। आप नक्शे को जूम करेंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच समंदर की पतली सी धारा दिखेगी। नाम लिखा मिलेगा पाक स्ट्रेट। अंग्रेजी में स्पेलिंग PALK है, तो कई बार उच्चारण पाल्क भी मिलेगा, लेकिन सही उच्चारण है पाक। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में मद्रास के गवर्नर हुए थे रॉबर्ट पाक। इन्हीं के नाम पर पाक खाड़ी का भी नाम पड़ा और पाक स्ट्रेट का भी। नाम में पाक है, लेकिन याद रखिए ये स्ट्रेट है भारत और श्रीलंका के बीच। स्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं जल संधि या जल डमरू मध्य। अब इससे तो माजरा समझ नहीं आएगा, तो आपको इसे भी समझाते हैं। देखिए, स्ट्रेट को आप दो समंदरों के बीच बहने वाली नहर की तरह समझ सकते हैं, एक समंदर का एक बहुत ही सकरा हिस्सा। अब सकरे का मतलब ये भी नहीं कि आप एक छोर से दूसरे छोर तक पत्थर उछाल देंगे, ये भी काफी विशाल का यानी काफी चौड़ा होता है। खैर, ज्योग्राफी क्लास के बाद अब मुद्दे पर आइए। भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद पाक स्ट्रेट में ही एक छोटा सा निर्जन द्वीप है कच्छ तीवू। लंबाई 1.6 किलोमीटर की है, लेकिन चौड़ाई सिर्फ 300 मीटर। आप एक छोर से दूसरे छोर तक 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। कुल जमीन है महज 285 एकड़ की। भारत के रामेश्वरम तट से कच्छ तीवू 33 किलोमीटर दूर है और श्रीलंका के जाफना से लगभग 62 किलोमीटर दूर। द्वीप पर सिर्फ एक इमारत है, सेंट एंथनी चर्च, जो 20वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया था। जैसा हमने बताया, द्वीप निर्जन है क्योंकि यहाँ पीने के पानी का स्रोत नहीं है, लेकिन चर्च में एक सालाना जलसा जरूर होता है जिसमें भारत और श्रीलंका दोनों देशों के लोग हिस्सा लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस पर छपी अर्जुन सेनगुप्ता की रिपोर्ट कच्छ तीवू के भौगोलिक इतिहास पर भी रोशनी डालती है। 14वीं सदी में एक ज्वालामुखी फटा और उससे निकले लावा ने कच्छ तीवू द्वीप बनाया। शुरुआती दौर में इस नन्हे से द्वीप पर श्रीलंका के जाफना राज्य का नियंत्रण था। 17वीं शताब्दी में इसका नियंत्रण तमिलनाडु में पड़ने वाले रामनाथपुरम की रामनाथ जमींदारी को मिल गया। ब्रिटिश राज के दौरान कच्छ तीवू द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन आ गया, मतलब अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। उस जमाने में भारत और श्रीलंका दोनों अंग्रेजों के ही अधीन थे। दोनों की नजर कच्छ तीवू पर बनी रही क्योंकि ये जगह मछली पकड़ने के लिए बड़ी मुफीद थी। साल 1921 में फिशिंग बाउंड्री तय होनी थी, माने दोनों देशों के मछुआरे कहां तक जाकर मछली पकड़ सकते हैं ये बात तय करनी थी। लेकिन एक सर्वे में इसे श्रीलंका का हिस्सा बता दिया गया। उधर भारत में ब्रिटिश सरकार एक्टिव हुई इस बात पर और उसके एक प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि द्वीप रामनाथ साम्राज्य के पास रहा और उनसे होते हुए अंग्रेज सरकार के पास आया तो दावा भारत का ही सही है। खैर, यह बहस आजादी के बाद भी जारी रही।
2 अप्रैल 2024 को छपी डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों का इस पर जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन था। मुख्य रूप से ये द्वीप मछली पकड़ने की जगह थी, इसलिए दोनों देश के मछुआरे इसे इस्तेमाल करते रहे। लेकिन 1948 में जब जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, तब श्रीलंका, जिसे उस वक्त सिलोन के नाम से जाना जाता था, उसने कच्छ द्वीपों पर पुनः दावा करना शुरू किया। यहां तक कि उसने भारतीय नौसेना, जिसे तब रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था, उस पर बिना अपनी अनुमति के द्वीप पर किसी भी तरह का अभ्यास करने पर पाबंदी लगा दी। भारत पर तो पाबंदी लगा दी गई, लेकिन श्रीलंका ने अक्टूबर 1955 में अपनी वायुसेना का अभ्यास जरूर किया। साल 1960 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC तलवाड़ ने कहा कि कच्छतीवु द्वीप पर भारत का दावा अधिक मजबूत है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की राय इससे इतर थी। 31 मार्च 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी दिवाकर और अखिलेश सिंह की रिपोर्ट में बताया गया कि एक तरफ सिलोन था जो इस द्वीप पर अपना दावा बढ़ाता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ नेहरू सरकार इस द्वीप को महत्वहीन बताते हुए इस कब्जे के खिलाफ उठ रही आवाजों को खारिज कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन राष्ट्रमंडल सचिव YD गुंडेविया द्वारा तैयार किए गए नोट का एक हिस्सा है, जिसमें पंडित नेहरू ने लिखा था कि मैं इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता और मुझे इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ये ठीक नहीं कि यह मामला अनिश्चित काल तक लंबित रहे और संसद में फिर से उठाया जाए। 1968 में विदेश मंत्रालय ने एक कमेटी से कहा कि इस द्वीप पर भारत या सिलोन के दावे को पुख्ता बताना मुश्किल है। इसी साल विपक्ष ने इंदिरा सरकार को इस मुद्दे पर घेरा कि वो कच्छतीवु को लेकर अपनी राय साफ क्यों नहीं करती। तब विदेश मंत्रालय के उप सचिव सुरेंद्र पाल सिंह ने नेहरू की ही बात को दोहराते हुए कहा कि द्वीप पर कोई आबादी नहीं है, न वहां कुछ उग ही पाता है। आखिरकार इंदिरा गांधी सरकार ने इस मुद्दे को हमेशा के लिए शांत करने के लिए श्रीलंका से बात करनी शुरू की। यह तय हुआ कि श्रीलंका से संबंध बनाए रखने के लिए भारत कच्छतीवु पर अपना दावा छोड़ देगा। इसी साल विदेश सचिव केवल सिंह ने यह बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M करुणानिधि को भी बताई। M करुणानिधि ने इस खत का जवाब सीधे इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर दिया और कहा कि यह भूमि ऐतिहासिक रूप से रामनाड राज्य के भूभाग का हिस्सा थी। हालांकि भाजपा आज उसी DMK सरकार पर कच्छतीवु को श्रीलंका को सौंपने में कांग्रेस के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाती है। खैर, हम लौटते हैं समझौते पर। भारत की आजादी के बाद समुद्र की सीमाओं को लेकर 1974 से 76 के बीच कई समझौते हुए थे ताकि दोनों देशों के बीच हो रही कलह को सुलझाया जा सके और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती मिले। इसके लिए 26 जून 1974 और 28 जून 1974 में दोनों देशों के बीच 2 दौर की बातचीत हुई। इसी बातचीत के दौरान भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिमा RD भंडारनायके के बीच समुद्री सीमा को लेकर समझौता होता है। इस समझौते का एक हिस्सा था जिसे इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट कहा जाता है। इसी एग्रीमेंट में इंदिरा गांधी ने कच्छतीवु को श्रीलंका को सौंप दिया। इंडियन एक्सप्रेस के अर्जुन सेनगुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय उनका मानना था कि इस द्वीप का कोई रणनीतिक महत्व नहीं है और इस द्वीप पर भारत का दावा समाप्त करने से उसके दक्षिणी पड़ोसी के साथ उनके संबंध और मजबूत होंगे। 1921 से चलते आ रहे विवाद पर इसी समझौते से अल्प विराम लगा। समझौता तो हो गया, पर मछली पकड़ने के अधिकार का मुद्दा समझौते में सुलझाया नहीं गया। श्रीलंका इस समझौते को ऐसे देखता है कि समझौते के बाद भारतीय मछुआरों को बिना वीजा कच्छतीवु पर ठहरने, जाल सुखाने और द्वीप पर बने चर्च तक जाने की अनुमति होगी। इससे ये साफ नहीं होता कि क्या ये मछुआरे इस इलाके में मछली भी पकड़ पाएंगे, और इसी बात ने इस विवाद की आग को पूरी तरह ठंडा होने नहीं दिया। साल 1976 में दोनों देशों के बीच एक और समझौता हुआ जिसमें किसी भी देश को दूसरे देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मछली पकड़ने से रोका गया, यानी उन पर रोक लगा दी गई। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हिंदी में कहें तो विशेष आर्थिक क्षेत्र एक समुद्री क्षेत्र है जो किसी देश के समुद्री तट से 200 मीटर समुद्री मील लगभग 370 किलोमीटर तक फैला होता है, जिसमें वो देश समुद्री संसाधनों का विशेष अधिकार रखता है।
EEZ में देश को समुद्र के अंदर और तलहटी में मौजूद सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार होता है। इसमें मछली पकड़ना, तेल और गैस की खोज और खनिज संसाधनों का इस्तेमाल भी शामिल है। लेकिन इससे भी विवाद नहीं सुलझा, क्योंकि कच्छ तीवू दोनों देशों की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सीमा पर ही पड़ता है। लेकिन चूंकि भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था, तो श्रीलंकाई मानकर चलते रहे कि इलाका और इलाके में मिलने वाली मछलियां उनकी ही हैं। फिर 1980 के दशक में श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण सीमा का यह विवाद ठंडे बस्ते में चला गया। साल 1991 में श्रीलंका के गृह युद्ध में भारत के हस्तक्षेप के बाद तमिलनाडु विधानसभा ने फिर से कच्छ तीवू को वापस पाने और तमिल मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकारों की बहाली की मांग की। उस समय इंदिरा गांधी के इस कदम के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए थे। कहा गया कि तमिलनाडु राज्य विधानसभा से परामर्श किए बिना कच्छ तीवू को श्रीलंका को दे दिया गया। तब से कच्छ तीवू तमिल राजनीति में बार बार उभरता रहा एक मुद्दा बन गया। साल 2009 तक श्रीलंका की नौसेना और दूसरी एजेंसियां गृह युद्ध में उलझी रहीं। सरकार का पूरा ध्यान तमिल विद्रोहियों को कुचलने पर था। ऐसे में भारतीय मछुआरों द्वारा श्रीलंकाई सीमा में जाना आम बात थी। छोटी नाव के अलावा बड़े ट्रोलर भी समुद्र में चलते थे, जिससे श्रीलंकाई मछुआरों के जाल कट जाते थे। 2009 में LTTE के साथ जब गृह युद्ध खत्म हुआ तो चीजें बदल गईं। कोलंबो ने अपनी समुद्र सुरक्षा को मजबूत किया और भारतीय मछुआरों पर खासा ध्यान दिया, और सीमा पार करने वाले भारतीय मछुआरों की परेशानी बढ़ने लगी। श्रीलंकाई नौसेना भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करती रही। उन पर हिरासत में यातना और मौत के भी कई आरोप लगे। जब जब भी ऐसी कोई घटना होती, कच्छ तीवू की मांग फिर से उठने लगती, और ऐसा लगातार होता भी रहा है। दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि भारतीय मछुआरों के लिए सीमा तक जाना पेट का सवाल है। भारतीय सीमा में मछलियां अत्यधिक शिकार के चलते कम हो गई हैं, और वो दूर समुद्र में मछली पकड़ना चाहते हैं। यानी कि जो मछुआरे हैं वो किनारे से हटकर समुद्र में आगे जाकर के मछली पकड़ना चाहते हैं। इस चक्कर में वो अक्सर सीमा लांघ जाते हैं। श्रीलंकाई मछुआरों के साथ भी ऐसा हो जाता है जब वो भारतीय सीमा में घुस आते हैं और मकसद मछली पकड़ना होता है। ऐसे मामलों के चलते ही साल 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की थी और कच्छ तीवू को लेकर 1974 और 76 के समझौतों को रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना था कि इस द्वीप को श्रीलंका को तोहफे में देना असंवैधानिक है। याचिका में तर्क दिया गया था कि 1974 के समझौते में भारतीय मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकार और आजीविका को प्रभावित किया गया है। साल 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जयललिता ने राज्य विधानमंडल में एक प्रस्ताव पेश किया और 2012 में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अनुरोध किया कि श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों की बढ़ती गिरफ्तारी के मद्देनजर उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई की जाए। इस पूरे मामले पर तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का जवाब पूर्ण विराम लगाता है, जिन्होंने 2014 में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कच्छ तीवू 1974 में एक समझौते के तहत श्रीलंका को मिला था। इसे आज कैसे वापस लिया जा सकता है? अगर आप कच्छ तीवू वापस चाहते हैं तो आपको इससे वापस पाने के लिए युद्ध करना होगा। खैर, कच्छ तीवू वापस देश में आता है या नहीं ये तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि संसद में इस मुद्दे को लेकर सियासत साल दर साल गर्म होती रहती है और बीजेपी कांग्रेस के माथे इमरजेंसी के साथ ही साथ कच्छ तीवू के मुद्दे को भी एक कलंक के तौर पर मढ़ती रहती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। लगा कि जानकारी दूसरों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और खबर गांव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।